जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो डिटेल में जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है इस टाइटल का वो है डोमेन्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सब कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन के ऊपर। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है दिख रहा होगा, मैंने खोल रखा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब धरती पर जो है हमें किस प्रकार के डोमेन बोल लो, आप उसको डिवीजन बोल लो, कैसे हम जो है धरती को सब डिवीजन में मतलब कि देखते हैं। ठीक है, हमें वो मिलती है। अब सब डिवीजन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे। पिछले चैप्टर्स में जो है हमने पढ़ा था कि धरती जो है एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जहाँ पर जिंदगी यानी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब तक हमें जो है सिर्फ यही एक प्लैनेट मिला है। इसके अलावा जो है बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और अगर गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, और सोलर सिस्टम्स हों या और कोई गैलेक्सी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो दूसरी गैलेक्सीज में, हमें उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, सो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग जो हैं वो यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, क्या रीज़न है उस जिसके कारण हम यहाँ पर आराम से जीवन को बिता रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे लैंड है, ज़मीन है जिस पे जो है हम रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, पीने के लिए हमारे पास जल है, पानी है। ठीक है, तो अगर हमें प्यास लगती है और हमारा जो 70% हमारा जो अब यूँ समझो कि बॉडी के अंदर जो है हमारा पानी ही है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर ही है। अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है, डिहाइड्रेशन जब होती है, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, गर्मी के टाइम पर या कभी आप जो है बाहर आपको काफ़ी एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है, आप बोलते हो पानी दो, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, तो वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, मतलब असेंशियल का भी एक ऊपर वाला लेवल, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, पानी के बिना जीवन जो है पॉसिबल नहीं है, जल ही जीवन है। तीसरी चीज़, यहाँ पर हवा है। ठीक है, एयर इज देयर। ठीक है, एयर जो है प्रेजेंट है यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है ब्रीथ करने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 से 2 मिनट, ठीक है, अगर कोई अंडर वाटर स्विमर है तो वो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तक जो है अपनी सांस को रोक सकता है एक व्यक्ति। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आप अपनी सांस को नहीं रोक पाओगे, आपको मुश्किल होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि सांस लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पानी है, जितना जल है। ठीक है, तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है एक बंडल है, ठीक है, गैसेस का, अलग अलग गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, और अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है यानी एयर है हमारे पास। ठीक है, एक ब्लैंकेट है एयर का धरती के चारों तरफ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमें सन रेज जो है, हार्मफुल सन रेज हैं, उनसे भी बचाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लैंड, वाटर और एयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं धरती के ऊपर, इसीलिए हम आराम से यहाँ पे जीवन को बिता सकते हैं। ठीक है, तो मेजर डोमेन्स यानी ऐसे सब डिवीजन देखेंगे हम जिनके बारे में मैंने अभी बताया है आपको, लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, ये जो बेसिकली ये सब डिवीजन आप बोल सकते हो, इनको इनको आप डोमेन बोल सकते हो अर्थ के। ठीक है, तो इनके लिए पर्टिकुलर टर्म्स दे रखी है कि इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है हम डीपली मतलब कि देखेंगे, डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धरती का जो सरफेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपको कहीं पे पानी मिलेगा, कहीं पर जो है आपको ज़मीन मिलेगी। ठीक है, कहीं पर जो है कॉरल्स मिलेंगे, कोई आइलैंड है कहीं पर, ठीक, कहीं पर डेल्टा मिल रहा है आपको। ठीक है, कहीं पर प्लेन है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, धरती का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर, ठीक है, इस सरफेस के अंदर बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, धरती का जो सरफेस है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो एक मतलब कि ना एकजुट होकर ही जो है ज़िंदगी को पॉसिबल बना पाते हैं हमारे लिए धरती के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको सॉलिड पोर्शन बोलेंगे हम अर्थ का। ठीक है, कि जो सॉलिड, जो एक रॉक बोल सकते हो आप उसको, रॉक
फेज या रॉक सरफेस, ठीक है, या सॉलिड पोर्शन धरती का जो है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, ठीक है, हमारा जीवन बीतता है, तो उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर कहाँ से आया है, यहाँ पर देखो, बॉक्स में देखो, ठीक है, लिथोस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है स्टोन, समझ रहे हो। तो लिथोस्फीयर मतलब कि पत्थर से रिलेटेड जगह, लिथोस मतलब पत्थर और स्फीयर मतलब कि एरिया, ठीक है, डोमेन बोल लो, एरिया बोल लो, स्फीयर बोल लो, जगह बोल लो, ठीक है। सो पत्थर से रिलेटेड जगह, समझ रहे हो। तो मतलब कि हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं धरती पे जहाँ पर हमें कंक्रीट यानी रॉक, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सॉलिड सॉलिड जगह है वो, ठीक है, यानी सॉलिड मतलब कि रॉक मिलती है वहाँ पे हमें, समझ रहे हो। तो उस पोर्शन को, धरती के उस पोर्शन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। अब उससे अगला पोर्शन गैशियस, ठीक है, गैशियस लेयर जहाँ पर हमें देखने को मिलती है धरती के चारों तरफ, जो मतलब हमें एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर जिसमें मल्टीपल गैसेज हैं, जिसके बारे में थोड़ी से 2 मिनट पहले मैंने बताया आपको कि एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी धरती को सराउंड करता है, वो एक ब्लैंकेट है बेसिकली एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसको आप एयर बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और उसके अंदर अलग अलग गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, ठीक है, ये सारी जो गैसेज हैं बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है वो सराउंड करता है धरती को, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली गैशियस लेयर यानी गैशियस पोर्शन है ये, ठीक है, यानी गैशियस कंपोनेंट बोल लो आप इसको, जो मेन कंपोनेंट जो है ये, ठीक है, जो ये मेन कंपोनेंट हैं, 3 मेन कंपोनेंट बोले हैं यहाँ पे 3, ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट्स, समझ रहे हो। तो 3 मेन कंपोनेंट में से जो है आपका एक है गैस वाला, ठीक है, दूसरा है पानी वाला, समझ रहे हो, और तीसरा जो है वो है सॉलिड, समझ रहे हो, या फिर रॉक बोल सकते हो आप उसको। तो गैशियस वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। धरती का जो मेन कंपोनेंट है, 3 जो कंपोनेंट है मेन, उसमें से एक है लिथोस्फीयर जो पत्थर से रिलेटेड है, जो सॉलिड है, सॉलिड पोर्शन बोलो आप उसको। दूसरा जो है वो गैशियस चीज़ से रिलेटेड है, यानी मतलब कि वो गैशियस कंपोनेंट है, समझ रहे हो, यानी मतलब कि वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की गैसेस मिलेंगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है बेसिकली जो एक गैशियस कंपोनेंट है वो क्या है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम उसको, जो धरती को कवर करता है चारों तरफ से, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और भी काफ़ी सारी गैसेज जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आता है पानी वाला कंपोनेंट, ठीक है। पानी वाला कंपोनेंट क्या है, पानी वाला कंपोनेंट जो है बहुत बड़ा एरिया जो है धरती का कवर करता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। मतलब हाइड्रो का मतलब, हाइड्रो जो आया है वर्ड कहाँ से आया है, ह्यूडर से आया है, HUDOR। ह्यूडर जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ह्यूडर, जिसका मीनिंग है वाटर, ठीक है। तो ह्यूडर से हाइड्रो, ठीक है। इसके बाद में एटमॉस्फियर कहाँ से आया है, एटमॉस्फियर आया है एटमॉस, एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है वेपर। तो मतलब कि वेपर जहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, गैशियस फेस जो है, तो एटमॉस्फियर आया है एटमॉस से। एटमॉस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वेपर, ठीक है। जैसे लिथोस, लिथोस्फियर आया है लिथोस से, लिथोस का मतलब है स्टोन। और ये मैंने आपको मतलब कि 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर जो है पानी से रिलेटेड कंपोनेंट है, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर भी आपको नदियाँ मिलेंगी, ठीक है, या ग्लेशियर हो गया, या लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, ओशियन हो गए, सीज हो गए, ठीक है, ये सारी जो मतलब कि जगह हैं, ठीक है, ये जो पूरा कंपोनेंट जो है इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें वाटर वेपर भी आता है, जैसे कि क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स हैं आसमान में, तो क्लाउड जो है वो बेसिकली वाटर वेपर से तो फॉर्म होते हैं, तो इसीलिए वो जो है हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती है हमारी धरती, ठीक है, हमारी धरती का सरफेस, समझ रहे हो। तो अब ये तो हो गया 3 कंपोनेंट। इसके बाद जो है एक और कंपोनेंट जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो आता है, उसका नाम है बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर में बेसिकली क्या होएगा, आपको लैंड भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट जहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पर उस रीजन को हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर के अंदर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जितनी भी प्रकार की जो जीवन जो है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है वो बायोस्फीयर के अंदर करता है, ठीक है। क्योंकि हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमें लैंड की भी ज़रूरत है और हमें हवा की भी ज़रूरत है, तीनों असेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और तीनों जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ बन जाता है बायोस्फीयर। अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा इनमें से तो जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में डीपली। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का जो है अलग अलग पोर्शन है। अर्थ के चारों तरफ जो एक गैशियस पोर्शन है उसका, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक उसका पानी वाला पोर्शन है जहाँ पे समुंदर है, ओशियन है, ठीक है, लेक है, रिवर है। और तीसरा जो है वो सॉलिड पोर्शन है। सॉलिड मतलब पोर्शन मतलब कि जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर अभी मैं जैसे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, धरती है ये, ठीक है, सॉलिड पोर्शन है ये, पानी के ऊपर नहीं बैठा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो ये जो बेसिकली जगह है, ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो है धरती का, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, वो क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? उसके अंदर आती हैं रॉक्स, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट जो है, अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, उसके अंदर सबसे उसके नीचे का जो मेजर पोर्शन है वहाँ पे आपको मिलेंगी रॉक्स, और उसके ऊपर जो है एक आपको पतली लेयर मिलेगी सॉइल की। ठीक है, सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, समझ रहे हो? जो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म हो गए, या जो और जो अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे सस्टेन कर पाते हैं? वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे सॉइल के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो जो एक जो लेयर है, ठीक है, सॉइल की लेयर, वो भी लिथोस्फीयर में आती है। मतलब सॉइल प्लस रॉक पूरा बन जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें अर्थ का सरफेस जो है, ठीक है, उसको दो मेन डिवीजन में हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में जैसे मैंने अभी बात करी है, ठीक है, अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप कंफ्यूज मत करना इससे। ठीक है, टू मेन डिवीजन जब हम बात कर रहे हैं तो इससे जो है बेसिकली आप इसको जो है ना कंफ्यूज मत करना, मतलब कि मिक्स मत करना। अभी हम जो है जो मैं अभी टू मेन डिवीजन की हम बात कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट और ओशियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो कंपोनेंट्स हो गए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, वो हमने बात कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं जैसे कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में। तो जो लैंड मास है, ठीक है, हमारी धरती का जो सरफेस है, समझ रहे हो, उस पर जो लैंड मास है, समझ, जहाँ पे पानी नहीं है उसको वो है कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जहाँ पर पानी है यानी जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ऐसे, ठीक है, ये जैसे कि ये धरती है, ठीक है, दिस इज लैंड, या कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ आप, कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये है आपका ओशियन। ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जो पानी से यहाँ पे जैसे कि भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि दो बेसिकली डिवीजन में हम अर्थ के सरफेस को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहला जो है वो है कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो कि लैंड मास है, लैंड मास वाला जो रीजन है जहाँ पे पानी नहीं है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जो दूसरा है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वहाँ उसको बोल सकते हो आप ओशियन बेसिन। ठीक है, अब सारे जितने भी ओशियंस आपने नाम सुने हो, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सारे ओशियन जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, समझ रहे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये। लेकिन लैंड मास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लैंड मास कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे लैंड मास की अगर बात करें तो देखो साउथ अमेरिका जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है? वो कहाँ है? अफ्रीका से कनेक्टेड? वो थोड़ी ना कनेक्टेड है, कोई कनेक्शन नहीं है उनके बीच में, ऐसा कोई लैंड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो कोई मतलब कि ऐसा ना कोई इस्थमस नहीं है। ठीक है, इस्थमस क्या होता है कि एक पतली स्ट्रिप होती है लैंड की, तो ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अफ्रीका अलग वो है एक कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओशियंस की बात करें, ठीक है, अब हम ओशियंस की बात करें तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ये पूरा पैसिफिक में आता है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ जो है ये सदर्न ओशियन है। ठीक है, ये सदर्न ओशियन है ये वाला, समझ रहे हो? ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये पैसिफिक आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का ये ऊपर आर्कटिक आ गया, ऊपर की तरफ आर्कटिक है। तो जो ये ओशियंस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए जो लेवल जो है सी वाटर का वो सेम रहता है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपको समुद्र का लेवल बहुत ऊपर मिलेगा, एक जगह पे नीचे। कनेक्टेड है आपस में, तो इसीलिए लेवल जो है वो सेम ही है। ठीक है, कॉमन सी बात है, सिंपल से बात है यार ये तो। इसके बाद में एलिवेशन जो है लैंड का वो कहाँ से नापा जाता है? हम बोलते हैं कि 2000 मीटर। ठीक है, मतलब कि जो हाइट है या जो ऑल्टीट्यूड है इस जगह का वो है 5000 मीटर। तो 5000 मीटर हम कहाँ से नाप रहे हैं? हम 5000 मीटर नाप रहे हैं सी के लेवल से। ठीक है, समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, उसको हम 0 मानते हैं और वहाँ से हम नापते हैं कि 5 कितना मीटर ऊपर है वो जगह, समझ रहे हो? तो एलिवेशन जो है, ऑल्टीट्यूड जो है, जब भी हम किसी जगह का बताते हैं तो वो सी के लेवल से बताते हैं। ठीक है, सी के लेवल को हम 0 ऑल्टीट्यूड मानते हैं।
ठीक है। अब ये जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं बेसिकली, अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि वो बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है नीचे ये एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओशियंस की, तो ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करें, ये आता है इंडियन ओशियन आपका, ठीक है, ये आता है इंडियन ओशियन, समझ रहे हो, ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसके बाद में अटलांटिक ओशियन ये वाला है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक साइड में है इसके, और अफ्रीका और यूरोप दूसरी साइड में है। तो ये अटलांटिक ओशियन, ये वाला पैसिफिक ओशियन दोबारा, ठीक है, क्योंकि उस साइड में आपको दिखाया था, अभी दूसरी साइड में ये पैसिफिक ओशियन आ गया। और नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ है सदर्न ओशियन, ठीक है, ये सदर्न ओशियन है पूरा, ठीक है, पूरा सदर्न ओशियन है जो अंटार्कटिका को कवर करता है चारों तरफ से। और ऊपर की तरफ आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये दोबारा पैसिफिक ओशियन ही है यहाँ पे, और ये सदर्न ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी यहाँ तक, ठीक है। आगे डीपली अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है, काफ़ी अच्छे से बता रखा है इनके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बस ना आपको ओवरव्यू देना चाहता था इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, आपने सुना ही होगा, हाइट कितनी है, 8848 मीटर, आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। इट इज़ अबव द सी लेवल की बात हो रही है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें, ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी मतलब कि समुद्र के नीचे, ठीक है, समुद्र के नीचे अगर समुद्र को हम काउंट करें पानी को, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है, वो है मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। कितनी डेप्थ है, 11,022 मीटर, मतलब कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा उसकी वो है, मतलब डेप्थ है, ठीक है। मतलब यूँ समझ लो कि एक माउंट एवरेस्ट एक और आ सकता है समुद्र के अंदर, ठीक है, आराम से इस जगह पर। तो इसके बाद में एक यहाँ बॉक्स दे रखा है, एडमंड हिलरी, ठीक है, एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड से थे, और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडिया से थे। ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, ठीक है। कब किया था, 1953 में किया था, 29 मई को, ठीक है। पहले फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ठीक है। एडमंड हिलरी थे न्यूजीलैंड से, और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा वॉज फ्रॉम इंडिया, ठीक। कब किया था, 29 मई 1953। इसके बाद में वुमेन की बात करें तो जुंको ताइबी, ठीक है, जुंको ताइबी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज, ठीक है, मुझे लेकिन प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है इसको। जो जुनको ताबी हैं जापान से, शी वॉज द फर्स्ट वुमन, ठीक है, टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। 1975 में पहली महिला बनी वो पूरी दुनिया में, ठीक है, 16 मई 1975 में पहली महिला बनी वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली, ठीक है, जुंको ताबी फ्रॉम जापान, ठीक है। जे से जुंको है और जे से जापान है, तो आप याद कर सकते हो कि जो ये महिला थी ये जापान से बिलोंग करती थी, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करूँ तो शी वॉज बचेंद्री पाल, ठीक है, आपने सुना भी होगा कई बार जो है कहानियों में, और जो है मतलब कि मैंने तो मतलब पढ़ा है छोटी क्लास में, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैंने नाम ज़रूर सुना है, बचेंद्री पाल, ठीक है। सो 23 मई 1984 को, ठीक है, 1984 23 मई को जो है पहली भारतीय महिला बनी वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली, बचेंद्री पाल, नाम याद होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप बात करते हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं हमारे पास में, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पर मैं दिखा चुका हूँ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, 7 हो गए, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली वाटर बॉडी से सेपरेटेड हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया भी था आपको ऊपर, ठीक है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन ही है पूरा ये, समझ रहे हो। इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ऐसी जो है वाटर बॉडीज बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती हैं, ठीक है।
अब हम बात करें अगर लैंड मास की, तो ज़्यादातर लैंड मास जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही कम लैंड मास है, ठीक है। और देख भी लेते हैं, जैसे कि ये जो है, ये वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो लैंड मास है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। इक्वेटर से नीचे की तरफ हार्डली ही, बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम लैंड मास है। यानी अफ्रीका का आधा नीचे वाला थोड़ा छोटा सा पोर्शन, ठीक है। इसके बाद में जो है ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका का काफ़ी पोर्शन आता है। लेकिन साउथ अमेरिका के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, बस ये 3 जगह जो है रीजन आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर से नीचे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लैंड मास जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ज़्यादातर जो है लैंड मास, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात करते हैं एशिया की। अब एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब पूरा जो लैंड मास है, ठीक है, धरती पे जो पूरा जो लैंड मास है, लैंड का एरिया जो है उसका 1/3 तो एशिया ही कवर कर रहा है, ठीक है, अकेला। इसके बाद जो है ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कैसे डिवाइड करते हैं हम, जो प्राइम मेरिडियन जो है, ठीक है, ग्रीनविच, जिसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया हुआ था, पिछले चैप्टर्स में। तो वो जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उसके राइट साइड में, यानी उसके ईस्ट में जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और उसके वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट से पास होती है, यहाँ पे दिखा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। इंडिया के जो बीच से पास होती है, यहाँ पे अगर मैं ब्लू से मार्क करूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट से पास होती है, ठीक है। अब एशिया जो है वो यूरोप से कैसे सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन्स, ठीक है, यूरल माउंटेन्स है बीच में, ठीक है, उससे वो सेपरेटेड है। और आगे आई थिंक आएगा, आगे कोई पिक्चर आएगी, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उसमें आप देख भी पाओगे कि कैसे जो है अलग अलग माउंटेन्स जो हैं सेपरेट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है, या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला जो है यूरल माउंटेन्स है, और यूरल माउंटेन्स मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ये आई थिंक इसमें दिखा रखा है, सॉरी इसमें बता ही रखा है, इसमें बता ही रखा है, तो इसी में जो है शो कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी अगले चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना, यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है, ये जो है ये यूरल माउंटेन्स है, ठीक है। यूरल माउंटेन्स सेपरेट कर रहा है एशिया और यूरोप को, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अब बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे ये यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद अपैलेचियन माउंटेन्स यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में ही है, ये भी ईस्टर्न साइड में है, ये रॉकी माउंटेन वेस्टर्न साइड में। फिर साउथ अमेरिका में टॉप से डाउन तक जो है एंडीज माउंटेन्स मिलते हैं आपको, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है चलती हैं, ये पूरी माउंटेन रेंज है लंबी, ठीक है, साउथ अमेरिका में। इसके बाद में एटलस माउंटेन्स हैं अफ्रीका में, नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, जो मोरक्को वाला जो रीजन है यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन्स मिलेंगे। इसके बाद में जो है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन जो है यहाँ पे अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे बिल्कुल नीचे की साइड में मिलेगा ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ठीक है। यूरल माउंटेन मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में एल्प्स के बारे में सुना होगा आपने, एल्प्स यहाँ पर है, ठीक है, यूरोप में, समझ रहे हो। इसके बाद में कौन से बच गए, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स जो है वो यहाँ पे है, तिब्बतन प्लेटू है यहाँ पे, ठीक है, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसको, समझ रहे हो। और इसके बाद में जो है यहाँ पे ग्रेट कौन सी माउंटेन रेंज है यार, ये ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम दिखाया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका टेढ़ा लिख रखा है, तो ठीक है, समझ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये एक माउंटेन रेंज और है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस हैं बेसिकली, और मैंने आपको बता दिया यूरल माउंटेन के बारे में जो है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यूरेशिया की अगर आप बात करें, यूरेशिया कई बार जो है सुनने में आता है, तो यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया, दोनों को मिलाकर बनता है यूरेशिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें साइंस नहीं है बड़ी इसके पीछे। यूरोप है बेसिकली वो काफ़ी छोटा है एशिया से, ठीक है। साइज़ में अगर आप देखो तो यूरोप जो है वो काफ़ी छोटा है एशिया से, ठीक है, साइज़ में। तो आर्कटिक सर्कल जो है, ठीक है, वो पास होता है यूरोप से, समझ रहे हो। अगर आप मैप देखोगे तो आर्कटिक सर्कल जो लैटिट्यूड है, वो आर्कटिक सर्कल वाली जो पैरेलल लैटिट्यूड है, ठीक है, वो पास होती है यूरोप से, ठीक है। यूरोप का जो ऊपर वाला रीजन है, समझ रहे हो, यहाँ से बेसिकली जो है वो आर्कटिक सर्कल वाली जो वो है लैटिट्यूड जो है वो पास होती होगी, ठीक है, यहाँ से।
और ये बात जो है मैंने पिछली वीडियोज़ में जो है मैंने दिखाया भी था आपको, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हमने बात करी थी अच्छे से, ठीक है। अब जो यूरोप है वो वाटर बॉडी से सराउंडेड है, 3 साइड में उसकी जो है वाटर बॉडीज़ हैं, और वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर यूरोप की हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ऊपर आर्कटिक ओशियन है, और ये इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे सीज़ आते हैं, कई सारे समुद्र आते हैं, लेकिन हम ओशियन की बात कर रहे हैं। सी का अगर आपको देखना हो तो आप एटलस उठा लेना, ठीक है, और यूरोप को आप जो है वहाँ पे निकाल लेना, तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग सी जो है, समुद्र जो है, ठीक है, वो मिलेंगे, समझ लो। लेकिन मैंने बस यहाँ पे जो ओशियन की बात कर रही है, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में, ठीक है। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया के बाद में जो है अफ्रीका का नंबर आता है। अब अफ्रीका जो है, ठीक है, वहाँ से तीनों यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से जो है ये तीनों लैटिट्यूड पास होती हैं, ठीक है। अफ्रीका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आ सकता है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब इक्वेटर जो है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो बिल्कुल बीच से पास होती है अफ्रीका के, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है, अगर यहाँ पर देखिए ये रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये है इक्वेटर, ठीक है, तो बिल्कुल बीच से पास हो रही है, ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल मिडल से पास हो रही है। इसके बाद में जो है अफ्रीका का ज़्यादातर जो रीजन है, ज़्यादातर जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है। और ये ट्रॉपिक कैंसर, कैप्रिकॉर्न के बारे में मैंने बता दिया, तीनों जो है यहाँ से पास होती हैं ये, बस इसके बाद में सहारा डेजर्ट, हाँ इंपॉर्टेंट है, सहारा डेजर्ट जो है यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में लाई करता है इसके, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लार्जेस्ट ब्लू से करता हूँ, उसको ब्लू से मार्क करता हूँ, लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट, ठीक है। यहाँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे है, ये ऊपर वाले पार्ट में है, इसके अफ्रीका के ऊपर वाले पार्ट में सहारा डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर है गुजर रही है जो, ठीक है। नाइल रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल, वो अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और ठीक है, इसके बाद में सहारा डेजर्ट बता दिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ना कि कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, वो सहारा डेजर्ट है, वो अफ्रीका में लाई करता है। इसके बाद में जो है ओशियन और सीज जो हैं वही इसको चारों तरफ से घेर रखा है उन्होंने, ठीक है। अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो इस साइड में जो है अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, इस साइड में इंडियन ओशियन है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, मतलब रेड से मार्क कर देता हूँ रेड सी को, ये रेड सी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो ग्रीन से मैंने जो मार्क कर रखा है, ये वाला जो ग्रीन से मार्क कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो है मेडिटेरेनियन सी, जो यूरोप के नीचे है और अफ्रीका के ऊपर है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी। साउथ साइड में सदर्न ओशियन है, यहाँ पे ये सदर्न ओशियन है पूरा, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली अफ्रीका को चारों तरफ से जो है मतलब समुंदर और ओशियंस, ठीक है, मतलब वाटर बॉडीज़ ने घेर रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, समझ रहे हो, मतलब कि अफ्रीका के बाद में नंबर आता है नॉर्थ अमेरिका का, और वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है वो, उसके बीच नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैंड की स्ट्रिप पड़ती है, पतली लैंड है, पतली स्ट्रिप है वो लैंड की, जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है। अब दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है ना, मैं ब्लू से जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर पड़ता है इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है लैंड की, ठीक है, ये कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। अब इस्थमस क्या होता है बेसिकली, इस्थमस ना एक ऐसी पतली लैंड की स्ट्रिप होती है जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करे, ठीक है, इस्थमस बोलते हैं उसको। ऐसे ही एक स्ट्रेट वर्ड आता है STRAIT, ठीक है, इनके बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस्थमस मैंने बता दिया, ऐसी पतली लैंड की स्ट्रिप जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इस्थमस। अब इस्थमस ऑफ पैनामा जो है वो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और उसमें MCQ में आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद में बात करें स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आएगा आगे, ठीक है, स्ट्रेट को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद में कॉन्टिनेंट जो है ये पूरा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न साइड में, यानी जो प्राइम मेरिडियन है उसके वेस्टर्न साइड में और इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में लाई करता है, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ये कंप्लीटली, ठीक है। और 3 ओशियन इसको जो है सराउंड कर रखा है, 3 ओशियंस ने,
अब मैं बता दूं, ऊपर है आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। ठीक है, 3 ओशियंस ने इसको सराउंड कर रखा है, आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस्थमस आ गया, देखो अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रेट जो है एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, यानी एक पतली सी जो है ना पानी की जगह मान लो, पानी की स्ट्रिप मान लो आप उसको, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे, यानी 2 समुंदर को, 2 ओशियंस को कनेक्ट करे। ऐसी कोई पतली ही सी पानी की जगह, पानी की पतला सा कोई ना मतलब कि जगह। ठीक है, एक पैसेज, समझ रहे हो, एक रास्ता पानी का, पतला सा पानी का रास्ता, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसके जो ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, जो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रेड से मार्क नहीं करता, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, दिखेगा नहीं तो ग्रीन से मार्क करता हूँ। तो ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो पतला सा जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन से जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है वो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके इस साइड में यहाँ पर जो है दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, वाइट से ही करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा पाक बे और यहाँ पर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ध्यान रखना, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे पड़ता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और गल्फ जो पाक बे है वो यहाँ पर पड़ता है। अब गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये भी यहाँ पे बता नहीं रखा बल्कि। ठीक है, तो जो पाक स्ट्रेट है वो पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेट विच डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका, या फिर जो है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट करे। ठीक है, अगर यूँ बोल दें आपको कि ऐसा स्ट्रेट बताओ जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट करता हो। ठीक है, या फिर जो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता हो, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता हो, तो वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका जो है वो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, मतलब कि कंप्लीटली जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये पूरा जो है ऑलमोस्ट बोलूँगा मैं, पूरा तो नहीं है ये, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, ये इतना जो रीजन है ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा सा रीजन जो है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, मोस्टली बोल रखा है यहाँ पे, मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद में जो है उन्होंने बोल रखा है कि ईस्ट और वेस्ट में जो है उनके कौन से ओशन पड़ते हैं। देखो वेस्ट साइड में जो है आपको पता है पैसिफिक ओशन पड़ता है, पैसिफिक ओशन दिखा देता हूँ, ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो है ईस्ट साइड में पड़ता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, सदर्न साइड में सदर्न ओशन पड़ता है। अब एंडीज जो माउंटेन है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और मैंने दिखाया भी था वो पूरी नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती है इस कॉन्टिनेंट की। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर भी मिलेगी, वो है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में सुना हो आपने, तो वो यहीं पर पड़ता है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं मैप में आपको। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पूरी जो माउंटेन रेंज है ना, ये ऊपर से नीचे तक एंडीज माउंटेन्स। ठीक है, ये पूरी माउंटेन रेंज है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट में नॉर्थ से साउथ तक जाती है, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसके बाद में अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन रिवर यहाँ पर है, देखो अमेजॉन रिवर है। और यूँ समझ लो यार, अमेजॉन रिवर जहाँ से जा रही है वहाँ पे आसपास में जो है जंगल भी तो होगा ना, तो उसको अमेजॉन फॉरेस्ट बोलते हैं। समझ रहे हो आप, सिंपल सी बात है। तो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर ही है। ठीक है, इस रीजन में ही है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। चलो ये तो बात आई होप कि आपकी समझ आ गई होगी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पे आइलैंड कॉन्टिनेंट है, एक आइलैंड टाइप में दिखाई देता है आपको। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये हाईलाइटर कर लिया यार, पेन लेना था ये। ठीक है, ये है पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये एक आइलैंड है बेसिकली, समझ रहे हो। चारों तरफ से जो है इसको मतलब कि वाटर बॉडीज़ ने घेर रखा है। इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, इस तरफ इंडियन ओशियन है। ठीक है, समझ रहे हो, नीचे के साइड में जो है सदर्न ओशियन आ जाता है। तो चारों तरफ से जो है इसको बेसिकली वाटर बॉडीज़ ने घेर रखा है, और ये एक बेसिकली आइलैंड है। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, समझ रहे हो, आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो कि लैंड से बेसिकली लैंड से कनेक्टेड नहीं है वो। ठीक है, जो पर्टिकुलर लैंड मास जो है दूसरे लैंड मासेस जो है उनसे कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल डिटैच्ड है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज़ द आइलैंड कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर। ठीक है,
चारों तरफ जो है ओशियन और सी से सराउंडेड। एंटार्क्टिका की बात करते हैं अब। एंटार्क्टिका जो है वो कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया के जैसे, ठीक है, और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। साउथ पोल जो है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। मतलब यूँ समझ लो जैसे कि ये जो है पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एंटार्क्टिका, और यहाँ पर है साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें मैप में अगर दिखाऊँ आपको मैं, ठीक है, मैप में अगर दिखाऊँ, समझ लो, तो यहाँ पर ना मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर पड़ेगा साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा साउथ पोल, समझ रहे हो आप। इसको इमेजिन करो कि अगर आप इसको ग्लोब पे लपेटे ना, इसको, इस जो ये मैप दिख रहा है, अगर इसको ग्लोब पे लपेटोगे तो एंटार्क्टिका जो है कैसे कवर कर लेगा पूरे सदर्न पार्ट को, ठीक है। और उसके बीच बिल्कुल सेंटर में जो है पड़ता है साउथ पोल, ठीक है, एंटार्क्टिका के बिल्कुल सेंटर में, समझ रहे हो। अब ये जो है यहाँ पर कई कुछ कंट्रीज़ ने अपने मिशंस एस्टैब्लिश कर रखे हैं, रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश कर रखे हैं, ठीक है, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, उनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है एंटार्क्टिका, जो ये कॉन्टिनेंट है, ये परमानेंटली कवर्ड रहता है आइस शीट से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किलोमीटर्स की आइस शीट से, किलोमीटर इतनी मोटी मोटी आइस शीट जो है, ठीक है, वो इसको कवर करके रखती हैं इस कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ पे ना परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट होना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोटी आइस की शीट्स रहती हैं पूरे साल, ठीक है। तो ये साउथ पोलर रीजन में पड़ता है ये, ठीक है। पोलर बियर काफ़ी मिलते हैं, पोलर बियर आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या कभी डिस्कवरी चैनल पे, समझ रहे हो। अब चलो ये बात होगी एंटार्क्टिका की, सारा कुछ बता दिया है मैंने आपको। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रो मतलब कि हुडर, ठीक है, HUDOR, सॉरी HY लिख दिया मैंने, HUDOR, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ह्यूडर जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बताता है, पानी से रिलेटेड चीज़ बताता है, ठीक है। ऊपर मैं दिखा भी देता हूँ आपको दोबारा यहाँ पे बॉक्स पे, ठीक है। ह्यूडर मीन्स वाटर, ठीक है, ह्यूडर मीन्स वाटर, एक ग्रीक वर्ड है। तो मतलब कि हाइड्रोस्फीयर ह्यूडर से आया है, समझ रहे हो। अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में जो है थोड़ी सी अच्छे से मतलब कि बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो धरती जो है वो ब्लू प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 71% जो धरती हमारी है वो पानी से कवर्ड है। 71% जो है पूरा सरफेस हमारी धरती का वो पानी से कवर्ड है। तो ऑफकोर्स जब आप उसको स्पेस से देखते हो तो आपको ब्लू नज़र आती है, इसीलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 29% जो एरिया है वही कवर्ड है बस लैंड से, ठीक है। लैंड मास जो है उसने 29% एरिया ही कवर कर रखा है। हाइड्रोस्फीयर जो है, ठीक है, वो क्या मतलब कि क्या कंसिस्ट करती है, क्या कंप्राइज करती है, वो उसमें आता है आपका पानी। और पानी से रिलेटेड जितनी भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो वाटर वेपर हो, चाहे वो आइस मतलब कि ग्लेशियर हो, ठीक है, या फिर वो आपकी मतलब कि लिक्विड फॉर्म हो पानी की, सारी जो फॉर्म है ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है, ठीक है। अब जैसे कि बहता हुआ पानी है ओशियन में, रिवर में, ठीक है, लेक्स में पानी है, आइस है जैसे ग्लेशियर में, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है या वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब 97% से ज़्यादा जो है धरती का पानी वो ओशियंस में है। और ओशियंस का पानी आपको पता है कि सॉल्टी होता है और वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं होता, ठीक है। आप उसको पी नहीं सकते हो, समझ रहे हो। इसीलिए ना मतलब कि या तो आप उसको बॉयल करो और जो सॉल्ट है उसको वो आप एक्सट्रैक्ट करो, हटाओ पानी को, मतलब कि सॉल्ट को हटाओ, या तो ऐसे करो, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी मतलब कि टीडियस प्रोसेस हो जाती है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है उसको मतलब कि ना क्या बोलते हैं, प्योरीफाई करना, ठीक है, वाटर को। तो इसीलिए जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्टीनेस, ठीक है। अब एक बड़ा पोर्शन जो है, ठीक है, इस बचे हुए पानी का कैसे आपको मिलता है, आइस शीट के फॉर्म में मिलता है, ग्लेशियर के फॉर्म में मिलता है। अब ग्लेशियर जो है वो प्योर तो है, पानी तो साफ है, रिवर का पानी जो है वो प्योर तो होता है, ठीक है, लेकिन वो ग्लेशियर के फॉर्म में है ना, वो तो मतलब कि सॉलिड है, समझ रहे हो। अब पहाड़ पे थोड़ी ना जाओगे आप ग्लेशियर को उतरने के लिए, मतलब कि तोड़ने के लिए कि हाँ भाई मैं इतनी बर्फ़ लेके आ रहा हूँ अपने घर में, इसको पिघा लूँगा और पानी पीऊँगा, ठीक है, मतलब आप ऐसे थोड़ी ना करते हो, समझ रहे हो आप। तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर और आइस शीट जो है, ठीक है, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में जो बचा हुआ पानी है, यानी 3% जो पानी बचा हुआ है उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा जो है वो ऐसे ही कवर्ड हो जाती है। अब बचती है छोटी सी परसेंटेज जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर, ठीक है, एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़, समझ रहे हो।
अब इतना छोटा परसेंटेज जो है वही मतलब कि सूटेबल है हमारे यूज़ के लिए, तो इसीलिए जो है ना आप देखते हो कि पानी की कितनी मारा मारी चलती है, कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो ब्लू प्लैनेट मतलब कि कहते हैं हम धरती को, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास इतनी मतलब शॉर्टेज है पानी की, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट शॉकिंग, समझ रहे हो। अब इसके बाद बात करते हैं ओशियंस की, ठीक है। ओशियन जो है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का 97% जो पार्ट है बेसिकली, ठीक है, वो ओशियंस ही कवर करते हैं। अर्थ पे जितना पानी है उसका 97% जो पार्ट है वो ओशियंस में कवर्ड है, ठीक है। और उस हाइड्रोस्फीयर का बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इज ओशियन, एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। बहते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह स्थित नहीं है, जैसे कि पॉन्ड की तरह नहीं है वो कि बिल्कुल एक स्टैंडिंग वाटर है, स्टैंडिंग वाटर नहीं है, वो मूविंग वाटर है और इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए उसका जो लेवल है वो सेम है, ठीक है। कहीं पर भी जाओगे आपको लेवल जो है वो सेम मिलेगा, समझ रहे हो। अब इसके बाद में 3 तरह की मूवमेंट होती हैं ओशियन वाटर की, ठीक है, जो आपको सुनने में मिलेंगी। पहली है वेव्स, ठीक है, जैसे ऐसे जो है ना ऊपर नीचे वेव्स होती हैं जो, ठीक है। दूसरा है टाइड्स, ठीक है, जो कि एक हाई टाइड होती है, ठीक है। उसके बाद जो होती है एक लो टाइड होती है, ठीक है, कि कुछ टाइम तक जो है आपको हाई टाइड मिलेगी, मतलब कि पानी जो है ऊपर आ जाता है। अगर कोस्टल रीजन पे अगर आप हो, ठीक है, कभी आप जो है क्लिफ के पास खड़े हो, आप सोचोगे कि यार पानी तो है अभी तो मेरे पैर के पास ही है, लेकिन आप देखोगे 2-3 घंटे में पानी जो है वो आप मतलब कि इतना ऊपर ऊपर तक आ जाएगा वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, और जब पानी जो नीचे जब चला जाता है उसको बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप अगर आप कभी गए हो, ठीक है, कोस्टल रीजन के आसपास अगर आप गए हो, तो एक दिन में आपको ये जो हाई टाइड और लो टाइड जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में ओशियन करंट्स, ओशियन करंट क्या होते हैं बेसिकली, ओशियन करंट का मतलब एक मूवमेंट ही है ओशियन के वाटर की मूवमेंट, ठीक है, जिसकी मदद से जो है पूरी हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पूरा ठंडा पानी रहता है, दूसरी जगह पे गर्म पानी रहता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है पानी की हीट को, ठीक है, समझ रहे हो। तो पूरी दुनिया में जो पानी है उसकी जो हीट है वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है इस ओशन करंट की मदद से, ठीक है। सो ऐसे कोल्ड वाटर करंट होते हैं, वार्म वाटर करंट होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम हायर क्लासेस में बात करेंगे, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं मेजर ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। कई बार मैं बता चुका हूँ, सबसे बड़ा जो है वो है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद आता है अटलांटिक, फिर आता है इंडियन, उसके बाद सदर्न ओशियन, और फिर आखिरी में सबसे छोटा ओशियन जो है वो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, ठीक है। 1/3 ऑफ द अर्थ, ठीक है, कवर कर रखी है पैसिफिक ओशियन ने अकेले, ठीक है। पूरी धरती जो है उसका मतलब 1/3 पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन ने ही कवर कर रखा है। मेरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट जो है अर्थ का, वो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में ही है, ठीक है। अब जो 11,000 कुछ 22 मीटर बताया था ना मैंने, 11,022 मीटर, समझ रहे हो। तो वो जो चीज़ है बेसिकली वो क्या, वो कहाँ पर है, वो जो डेप्थ है वो मरियाना ट्रेंच में है। मरियाना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में, ठीक है। अगर इसको मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये, ठीक है, सर्कुलर शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये चारों जो कॉन्टिनेंट है ये सराउंड करते हैं पैसिफिक ओशियन को, ठीक है। मैप में दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो मैप दे रखा है हमें, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और इसके बिल्कुल वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, तो कितना बड़ा रीजन है पैसिफिक ओशियन का, ठीक है। और ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो 4 कॉन्टिनेंट जो है इसको सराउंड करके रखे हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद में अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन जो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप में है, उसका शेप जो है एस की तरह है, ठीक है। शेप देख लेते हैं एक बार कि कैसा है एस जो है शेप कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, रेड से बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, एस की शेप है, ठीक है। तो एस की जो शेप है ये अटलांटिक ओशन की शेप है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है ये। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वेस्टर्न साइड में उन्होंने कवर कर रखा है इसको, और यूरोप जो और अफ्रीका है उन्होंने कवर कर रखा है ईस्टर्न साइड में, ठीक है। इसके बाद में जो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, वो काफ़ी इंडेंटेड है, यानी यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये जो है, ठीक है, कैसे आपको जो है ना कि मतलब कट मिलेंगे अंदर की तरफ ना, कट हो रखे हैं ऐसे ना, ऐसे कट से हैं ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे कट मतलब इंडेंटेशन है। मतलब कहने का ये है कि ऐसी जगह जो होगी ना, ठीक है, वो बहुत सूटेबल होगी किसके लिए, हार्बर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर शिप आराम से आ पाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप
कि ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बट है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है हार्बर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बट जो है यहाँ पर हार्बर है, ठीक है, यहाँ पे शिप्स आती हैं हमें, ठीक है, अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है लेके आती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी जैसे कि ना मतलब ऐसी कटी हुई बीच में जगह होगा ना, जैसे ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लो आप ये, ठीक है, मतलब कि ये देख लो आप, ठीक है। तो ऐसी जो जगह होती हैं बेसिकली जहाँ पे इंडेंटेशन मिलती है आपको, ठीक है, तो वो जो जगह होती है वो अच्छी होती है एज अ हार्बर, ठीक है, इंडेंटेड जगह है वो, ठीक है, कट है उसके बीच में, ऐसा ना कट से है, कट ऐसा कट हो रखा है, ठीक है, नेचुरल हार्बर है, मतलब कि काटा नहीं, मतलब कि काटा नहीं गया, वो नेचुरली ही ऐसा है, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए आराम से शिप यहाँ पर आ सकती हैं, अपना सामान जो है वो मतलब कि यहाँ पे रख सकती हैं, और फिर जो है वहाँ पे मतलब कि वो क्या बोलते हैं, आराम से मतलब कि रुक सकती हैं। कहने का मतलब मेरा ये कि रुक सकती हैं, ठीक है, आपको आर्टिफिशियली जो है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी स्पेशल फीचर, समझ रहे हो, इसकी कोस्ट लाइन का, अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन का, ठीक है। और इट इज़ द बिजिएस्ट, ठीक है, बिजिएस्ट ओशन है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। मतलब कि अगर यार हार्बर ज़्यादा होंगे, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा हार्बर होंगे उतना ज़्यादा ट्रेड होगा, ठीक है। तो मतलब कि कॉमर्स वगैरह के लिए ये बिजिएस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसके बाद में बात आती है इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन जो है वो है थर्ड नंबर पे, ठीक है, मतलब पहला पैसिफिक, फिर अटलांटिक और फिर आता है इंडियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो एक कंट्री के नाम के पीछे बना हुआ है, यानी मतलब कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसके नाम के की वजह से ही इंडियन ओशियन हमने उसका नाम रखा है, ठीक है, समुद्र का। इंडियन ओशियन इज ड्यू टू द इंडिया, ठीक है, द कंट्री इंडिया, ठीक है, जो उसकी कोस्ट लाइन पे जहाँ पे वो पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, जो शेप है इस ओशियन की वो ट्राइंगुलर है, ठीक है। और ट्राइंगुलर कैसे है, ट्राइंगुलर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मैप में आपको कि ट्राइंगुलर जो शेप है वो इसकी कैसे है, ठीक है। ट्राइंगुलर शेप देखो इसकी कैसे कैसे है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसी ट्राइंगुलर सी शेप बन रही है, समझ रहे हो आप। तो ये जो ट्राइंगुलर शेप जो है बेसिकली ये बनती है इंडियन ओशियन में। एस शेप कहाँ बनती है, अटलांटिक ओशन में। सर्कल कहाँ बनता है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब नॉर्थ में जो है ये एशिया बाउंड करता है इसको, वेस्ट साइड में इसके अफ्रीका है और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, मैप में देख लेना, अभी बताया मैंने आपको। सदर्न ओशियन जो है वो एनसर्कल करता है पूरे कॉन्टिनेंट को, अंटार्कटिका को पूरा एनसर्कल करके रखता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं जैसे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, कि जो पूरा जो सदर्न ओशियन है, ठीक है, इसने एनसर्कल कर रखा है किसको, अंटार्कटिका को, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, समझ रहे हो, ये सदर्न ओशियन है, पूरा सदर्न ओशियन है। मतलब कि अंटार्कटिका को पूरा जो है ना चारों तरफ से इसने घेर रखा है। अगर आप ग्लोब पे इमेजिन करने की कोशिश करो इसको, या ग्लोब अगर आपके पास है तो आप समझ पाओगे कि कैसे जो है इसने पूरा एनसर्कल कर रखा है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को, ठीक है, इस सदर्न ओशियन ने। अब सदर्न ओशियन के बाद, और सदर्न ओशियन जो है वो एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, मतलब 60 डिग्री यानी कि मतलब जो है एंटार्क्टिक सर्कल बोलो, एंटार्क्टिक सर्कल के आसपास तक जो है वो बेसिकली एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, सदर्न ओशियन। अब सबसे छोटा ओशियन यानी आर्कटिक ओशियन जो है, ठीक है, वो आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है, ठीक है, और सराउंड किसको करता है, वो नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, ठीक है। अब वो कनेक्टेड है किससे, पैसिफिक ओशियन से, किसके द्वारा, एक रास्ता है बेसिकली, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, स्ट्रेट बोलते हैं जिसको, कि एक पतला सा पानी का रास्ता जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार आता है स्कूल में भी और आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी। कौन सा स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो इट इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। मैप में देखी जाएगा यार, सिंपल सी बात है कि पूरा जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है ये, ठीक है, और जो ये पूरा यूरेशिया है, ठीक है, ये जो है बेसिकली सराउंड कर रखा है किसको, आर्कटिक ओशियन को, ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, ये पूरा आर्कटिक जो है आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, इसको पूरा सराउंड कर रखा है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के लैंड मास ने, ठीक है, नॉर्दर्न लैंड मास ने।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो है एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। देखो एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली क्या है, एक गैशियस ब्लैंकेट है, ठीक है, एक क्या है, ब्लैंकेट है गैशियस, जो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है हमारी धरती को चारों तरफ से, ठीक है। इट इज़ अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है जो एक मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का, ठीक है। और वो एक और चीज़ करता है, क्या करता है एटमॉस्फेयर, कि वो हमें जो है हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल सन रेज से, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से जो है बचाता है, ठीक है। यूवी रेज जो है वो स्किन कैंसर भी हो सकता है उनकी वजह से, तो उससे वो जो है हमें बचाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। दो काम है, मतलब एक तो उसमें जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हवा है, मतलब कि हवा है, एटमॉस्फेयर बोल लो एयर बोल लो एक ही बात है, और एयर में हमें मल्टीपल गैसेस मिलती हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग फंक्शन है। ऑक्सीजन हमें सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका एक अलग फंक्शन है, इसके बारे में अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली एक ब्लैंकेट है, ठीक है, एक ब्लैंकेट है जो कि एक्सटेंड होता है, मतलब कि 1600 किलोमीटर तक, ऊपर से नीचे तक जो उसकी जो मोटाई है, ठीक है, वो 1600 किलोमीटर है, मतलब 1600 किलोमीटर उसकी हाइट है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब वो जो है 5 पार्ट में उसको बना रखा है, मतलब 5 पार्ट में 5 लेयर्स में वो डिवाइडेड है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे जो है उसको डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट में, 5 लेयर्स में, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मीजोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और पांचवा एक्सोस्फियर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर सबसे पास में यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पास में ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर आता है आपका एक्सोस्फियर, ठीक है। बात ध्यान में होनी चाहिए, ये पूरा जो है आपको याद होना चाहिए कैसे ऊपर ऊपर जो है मतलब कि बढ़ता है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कि ट्रोपोस्फियर सबसे ऊपर है, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है, धरती के पास में है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर उससे ऊपर मीजोस्फियर, देन थर्मो एंड देन एक्सोस्फियर, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली किस किस चीज़ों से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर जो है यानी एयर जो है, वहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है मेनली, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 99% जो है वो इन्हीं दो गैसेज ने कवर कर रखा है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ठीक है। और जो बाकी 1% बचा हुआ है, ठीक है, 1%, उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो 1% को कवर करती है। अब ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सांस लेने के लिए, इट इज़ ब्रेथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वेयर एज नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करती है किसको, ऑर्गेनिजम्स को, उनकी ग्रोथ में, ठीक है। नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने सुना हो, नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है हीट को जो रेडिएट होती है अर्थ के द्वारा। अब अर्थ जो है, अर्थ रिसीव करती है हीट को, अर्थ ने रिसीव किया, उसके बाद में रेडिएट भी तो करेगी, छोड़े भी तो की, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि हज़ार लाखों साल से जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब भी करते आ रही है हीट को, ठीक है। अगर इतना एब्जॉर्ब करते आएगी तो अर्थ दूसरा सन बन जाएगी, समझ रहे हो। तो मतलब कि एब्जॉर्ब करती है और रेडिएट करती है, तो रेडिएट जब वो करती है तो पूरा रेडिएट ना कर दे, ठीक है, अगर पूरा रेडिएट कर दिया तो ठंडी हो जाएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो वो जो है पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए रहना। तो इसीलिए वो गर्म रहे, वार्म रहे, इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है हीट को, ठीक है। जो कौन सी हीट, जो अर्थ के द्वारा रेडिएट हो रही है, स्काई में रेडिएट हो रही है, ठीक है, उसको थोड़ा जो है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ऑफ कोर्स यार, ये तो बताने की बात नहीं है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, फूड को बनाने के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको आई थिंक पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ इनको, ठीक है। अब इसके बाद में डेंसिटी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की, या फिर डेंसिटी ऑफ एयर की अगर हम बात करें, तो वो विद हाइट जो है वो वेरी होती है। और वेरी कैसे होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी जो है एयर की वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम डेंसिटी जो है एयर की या एटमॉस्फेयर की अगर आप बात करो तो वो है एट सी लेवल। उसके बाद में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो मतलब कि कम होती जाएगी एयर की, समझ रहे हो। मतलब डेंसिटी कम होती जाएगी, या यूँ समझ लो कि हवा ही नहीं है यार, ऊपर के लेवल पर हवा कम है, ठीक है। ऑक्सीजन कम बोल लो आप उसको कि ऑक्सीजन कम है, डेंसिटी कम है, ठीक है, यूँ बोल लो आप, एक ही बात है वो, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो है क्लाइंबर्स जो हैं, जो पहाड़ जो ये चढ़ते हैं, माउंटेनियर जो हैं लोग, ये
इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि ऊपर के लेवल पर जो है डेंसिटी जो है एयर की वो मतलब कि कम हो जाती है। समझ रहे हो? हवा में जो मतलब एयर में जो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, कम हो जाते हैं, मतलब कि दूर दूर होते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है एयर की डेंसिटी, ठीक है, जैसे हाइट के साथ में जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं ताकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे आसानी से सांस ले पाएँ। इसके बाद एक और पॉइंट, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। कॉमन सी बात है यार, अगर आप पहाड़ पे कभी गए हो, किसी भी पीक पर आपने गए हो या ट्रैकिंग करी है, तो आपको दिखेगा कि जब आप नीचे थे तो आपको गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ने लग गए वैसे ठंडी हवा चलने लग गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड लगने लग गई है आपको, ठीक है। तो मतलब कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ठीक है। इसके बाद जो है एटमॉस्फेयर एक प्रेशर को एग्जर्ट करता है अर्थ के ऊपर। कैसे? देखो ये सिंपल सी बात है यार, ये अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ मैं जैसे कि ना यहाँ पे वो बना दूँ ब्लू कलर से, मैंने एटमॉस्फेयर बना दिया, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है यार कि ऊपर अगर इसकी कोई चीज़ है तो प्रेशर तो बनाएगी ना, समझ रहे हो, प्रेशर तो बनाएगी। अब आपने अगर बैग को ऊपर उठा लिया अपने सर पे, तो वो बैग जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना आपके ऊपर, समझ रहे हो आप? आपको लग नहीं रहा कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है आपके ऊपर, समझ रहे हो? एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में वो कर रही है। मेंटेन्ड बस इसीलिए है, आपकी वो जो बॉडी का जो आपका वो है ना संतुलन मेंटेन्ड इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर से भी जो है वो बैलेंस हो रहा है। जो प्रेशर जो है ना वो बेसिकली बैलेंस हो रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है और अंदर से भी प्रेशर, ठीक है, तो वो बेसिकली बैलेंस हो रहा है, इसीलिए आप जो है आराम से सांस ले पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो कई बार आपने देखा हो कि जो कई बार खून आने लग जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को नाक से खून आ रहा है, ठीक है, तो वो किस लिए होता है? वो इसलिए तो होता है क्योंकि जो प्रेशर का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया, समझ रहे हो आप? प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो गया, उसका जो बैलेंस है अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, उसके बीच में जो है डिफरेंस हो गया, मतलब कि वो बैलेंस नहीं है। उसी वजह से जो है दिक्कत आती है, कई बार लोगों को खून आने लग जाता है अपनी नाक से, जो है मतलब कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ये रीज़न है। इसके बाद बात करें अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे लो प्रेशर होगा। ऑफ कोर्स यार हर जगह पर सेम ही प्रेशर हो, ठीक है, ये नहीं कह सकते, कुछ जगह पर हाई होगा, कुछ जगह पर लो होगा। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि मूविंग एयर जो है, यानी हवा जो है जो बहती है, वो कहाँ से कहाँ बहती है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। मतलब ये है जोन सी जगह जहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और ऐसी जगह जहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो हवा बहेगी, समझ रहे हो आप? मतलब कि अगर आपकी तरफ हवा आ रही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो वहाँ से आ रही है, तो मतलब यूँ समझ लो कि यहाँ पर लो प्रेशर है आपकी जगह पे, और जहाँ से वो आ रही है वहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। तो मूविंग एयर जो होती है, जिसको विंड बोलते हैं, वो इसी वजह से मूव होती है क्योंकि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, देयर इज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो आई होप की बात समझ में आपको आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बायोस्फीयर की, ठीक है, द डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, जहाँ पे आपको लैंड मिलेगी और जहाँ पे आपको हवा मिलेगी। तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी आपको, वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पानी के बिना अगर हम उसको बोल लें कि रह ही नहीं पाएगी, मर जाएगी, ठीक है। लैंड के बिना आप रह नहीं सकते यार, लैंड पे तो रहोगे ना, हम तो मतलब कि वो हैं कि लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम जो हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो लैंड पे रहता है, समझ रहे हो आप? पानी में कोई बोले कि भाई पानी में जी, तो कैसे जिएंगे हम, समझ रहे हो आप? तो लैंड का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, पानी पीने के लिए ज़रूरी है, पानी जो है साइकिल के लिए ज़रूरी है, वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पानी, वाटर साइकिल की वजह से पौधों को पानी मिलता है, उनकी ग्रोथ होती है, समझ रहे हो? तो और पानी के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मछली वगैरह रहती हैं, ऐसे ही लैंड पे बहुत ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लैंड पे आपके पेड़ पौधे उगते हैं। इसके साथ में जो एयर है, एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो तीनों चीज़ें जहाँ पर आपको मिलें, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के अंदर ही जो है लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अब इसके साथ में हम बात करते हैं स्पीशीज़। यहाँ पे बता रखा है कि देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अलग अलग साइज में हैं, जैसे कि माइक्रो बैक्टीरिया से लेके जो है बड़े बड़े मैमल्स जैसे हम, ठीक है, ह्यूमन बींग, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो मैमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली वो आपको देखने को मिलते हैं किसमें? बायोस्फीयर में, समझ रहे हो? बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, मतलब कि यार आपको पानी पीना है, ठीक है, तो आप बेसिकली डिपेंडेंट हो, ठीक है, रिवर के पानी पे डिपेंडेंट हो आप, समझ रहे हो?
सिंपल सी बात है कि अगर आपको पानी पीना है तो आप हाइड्रोस्फीयर में तो आता है पानी पीने का, ठीक है, रिवर जो है वो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, समझ रहे हो, आप उससे लिंक्ड हो। इसके साथ में जैसे कि अगर एयर की बात करें तो भाई आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, ठीक है, तो आप बेसिकली लिंक्ड हो किससे, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं बेसिकली पानी और ये क्या लैंड, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, समझ रहे हो, इनका भी आपस में जो है इंटरलिंकेज है, आपस में ये इंटरैक्ट करती हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है, वो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मतलब कि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जानवर हो गए, हम हो गए, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल, समझ रहे हो आप। इसके साथ में जो है और का मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, सारे जो है एनिमल किंगडम में आते हैं। इसके साथ में प्लांट किंगडम की बात करें तो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, वो सारे आते हैं प्लांट किंगडम में। अब 3 डोमेन हैं धरती के जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि जो 3 जो ये डोमेन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इनके ऊपर जो है बहुत भारी एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें एग्जांपल ले, जब हम जो है फॉरेस्ट को कट करते हैं, यानी पेड़ पौधों को काटते हैं, किसके लिए, हमें कोई लकड़ी चाहिए घर बनाने के लिए, या हमें एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, खेती बाड़ी करनी है, तो उसके लिए लैंड को साफ करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा काम बन रहा है, लेकिन इससे जो है क्या हो रहा है कि जो सॉइल है, ठीक है, जो पेड़ों की जड़ें हैं उन्होंने सॉइल को मतलब कि ना बांध के रखा है, ठीक है, सॉइल को वो मतलब कि उड़ने नहीं दे रहे। तो क्या होता है कि पेड़ ही आपने हटा दिया तो यार फिर सॉइल तो मतलब कि उड़ जाएगी ना, थोड़ी सी हवा ही उड़ जाएगी, पानी आया उड़ जाएगी। उसको होल्ड किसने रख रखा था, होल्ड उसको कर रहा था कौन, ट्री की रूट्स, और ट्री को आपने काट दिया, ट्री को उखाड़ दिया, तो फिर समझ रहे हो आप दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो है मतलब कि इरोजन होता है, ऐसे जो है डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन, बंजर जो होती है ना ज़मीन, वो ऐसे ही शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। इसके साथ में अगर अर्थ के सरफेस पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, सुनामी के कारण जो है काफ़ी सारी लैंड सबमर्ज हो गई पानी के अंदर, जैसे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका काफ़ी पार्ट जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ का भी इफेक्ट जो है पड़ता है इन तीनों के ऊपर, और इसके साथ साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब अगर डिस्चार्ज की बात करें, जैसे वेस्ट मटेरियल है जो हम लेक्स में या रिवर्स में कभी डिस्चार्ज कर देते हैं कि ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो उससे कितना हाँ मतलब कि हार्मफुल इम्पैक्ट जो है क्रिएट होता है, ठीक है, जानवरों के ऊपर जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जो पानी जो उनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो सांस लेते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होती है गैसेज, उन पे कितना फ़र्क पड़ता है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स अनसूटेबल, वन थिंग इट इज बिकम्स अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये तो बताने की बात नहीं है ऑफ कोर्स यार, कि आप जिसमें कूड़ा फेंक रहे हो जिस पानी में, आप उसको तो यूज़ करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो अनफिट हो गया आपके यूज़ करने के लिए, ठीक है, आपको पता है वो बात। तो इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। दूसरा बात जो है, इट डैमेजेस लाइफ, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, जिनका जीवन जल में है, उनका जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है, हमारे इन एक्शंस की वजह से, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो हम रिलीज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज रिलीज़ करती हैं, बेसिकली जैसे बता रखा है कि इंडस्ट्री से जो केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट से, और जो व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन है, ठीक है, जो एयर को मतलब कि इतना हाई लेवल पे पॉल्यूट कर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि मतलब मैं 2-3 दिन गया दिल्ली, तो मुझे मतलब कि सांस लेने में मुझे दिक्कत होगी। मतलब मैं तो ये सोचने लग गया कि लोग वहाँ पे सांस ले कैसे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, थर्मल पावर प्लांट और जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्रिएट होता है। वो बहुत मतलब कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हम पर भी। कैसे, सपोज करो कि आप कुछ बर्न कर रहे हो, जैसे व्हीकल्स है, ठीक है, तो व्हीकल कैसे चलते हैं, वो पेट्रोल को बर्न करते हैं, ठीक है, इग्निशन होता है पेट्रोल का, ठीक है, डीजल का। तो उससे क्या होता है, उससे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो जो गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट तो है, वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है, CO2 की अगर प्रेजेंट हो तो भाई वो जो है ना ग्लोबल वार्मिंग कर देती है, ठीक
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा CO2 प्रेजेंट होगी कि मतलब वो जो हीट को जो अर्थ रेडिएट कर रही है उसको निकलने ही नहीं देगी, तो हीट एक्यूमुलेट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, समझ रहे हो। मतलब कि जो एटमोसफेयर जो वो कर रही है, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको हीट को अर्थ से जो रेडिएट हो रही है हीट उसको एब्जॉर्ब कर रही है CO2 हमारे एटमोसफियर में, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मात्रा में कि अब जो है वो बिल्कुल निकलने ही नहीं दे रही है उस हीट को। तो हीट मतलब कि बेसिकली वो बढ़ते जा रही है, हीट बढ़ते जा रही है, और जो ना इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि वार्म होते जा रहा है अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि प्रेशर कुकर जैसा एक ना सिचुएशन बन जाएगी उस टाइम पर। तो ये चीज़ ना बेसिकली क्या होता है इसकी वजह से कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है, आइस शीट जो है एंटार्क्टिका में, आर्कटिक ओशन में, और जो मतलब कि वो मेल्ट होती हैं, और वहाँ उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, जो एनिमल्स, जो बेसिकली लाइफ जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो बेसिकली जो है डाई डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ ना हमें कई बार फील नहीं हो पाती, हम इसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें जो है इग्नोर कर देते हैं इसको, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से वी शुड लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। हमें मतलब कि नेचर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए लिमिटेड यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, समझ रहे हो, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके, किसके बीच में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में जो है एक बैलेंस मेंटेन रह सके, समझ रहे हो आप। तो इन तीनों के बीच में जब भी बैलेंस का ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, अर्थ को एक आएगा, नेचुरल क्लैमिटी आएगी, जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, आदमी का सांस नहीं ले पाएंगे, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसी जो हार्मफुल चीज़ें जो होंगी जब जब भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। पूरा चैप्टर जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ जो पिक्चर है बता रखा है कि ये लिथोस्फीयर है, जो ना कि ये लैंड वाला जो रीजन है ये पूरा, ठीक है, पूरा लैंड वाला रीजन है। इसके साथ में ये जो है ये हाइड्रोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, समझ रहे हो। तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, मैंने कुछ भी जो है मिस नहीं किया है। लेकिन अगर भी आपको कुछ लगे कि आपको किसी चीज़ में डाउट है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसको जो है उसके रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर ही जो है आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, चैप्टर नंबर 7 बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।